बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने ग्राफ स्टडी करने हैं उनमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में हमें जो चीज़ सबसे पहले चाहिए होती है उसमें क्लास बाउंड्रीज होती हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में से आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी। ये मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर स्केलिंग करनी है। ग्राफ पेपर पे आपने स्केलिंग करनी है तो आप यहाँ पर देखें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 21 है, तो आप हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखें। उसके बेस पे आपने अपनी ये जो स्केलिंग को डिवाइड कर लेना है इक्वल पार्ट्स में। जब आप ये कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, वाई एक्सिस पे हमेशा आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। उसके बाद आप देखें फर्स्ट जो क्लास बाउंड्री है उसके सामने फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आप यहाँ पर देखें फर्स्ट क्लास बाउंड्री यहाँ पर 29.5 से 39.5 है और इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ तक 2 आएगी और यहाँ पर आपने एक बार क्रिएट करना है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर 7 है, तो आपने ये 39.5 से 49.5 के सामने 7 है, तो आपने इसके सामने एक 7 तक का बार क्रिएट कर लेना है। ये 5 यहाँ तक है, 2 ऊपर जाएगा और ये एक बार 7 का क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें वो 10 है, तो यहाँ 10 तक ये बार क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर 49.5 से 59.5 के दरमियान। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें 59.5 से 69.5 के दरमियान 21 है, तो ये 21 तक बार गया एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक हिस्टोग्राम तैयार हो गई। अब इससे हम क्या लर्न क्या करते हैं, तो आप ये एक पिक्टोरियल वे है, ग्राफ से ग्राफिकल वे है जिसमें आप एक डेटा को फौरी तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप इसमें देखें कि ये जो क्लास है जिसका डेटा मास का डेटा है और इस तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो हाइट है इट शोज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स इन बिटवीन दीज लिमिट्स। तो ये आप देखें कि सबसे पीक पे सबसे पहले हमारी नज़र जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि 59.5 से 69.5 के दरमियान ये बहुत ज़्यादा ये पीक बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आलमोस्ट ये 60 to 70 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इससे कम जो तादाद आ रही है यहाँ पर आप देख लें ये तादाद भी कम है। यहाँ पर इस ग्राफ में देखें ये तादाद कम है और इस तरफ भी ये तादाद कम है। तो इट शोज़ के जो ये क्लास है ये क्लास एक मॉडरेट क्लास है, मतलब ना तो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं इसमें स्टडी के हवाले से और ना बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स हैं क्लास के। तो ये एक एवरेज किस्म की क्लास है, ये शो कर रही है। और इसका एक दूसरा, अगर आप इस ये जो रेक्टेंगल्स हैं अगर इसको स्मूथ करना चाहें तो दैट इज़ डन बाय द फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर आप देखें एक फ्रीक्वेंसी कर्व, आप इसको स्मूथ कर लें, फ्री एंड कर्व्स आप इसके ज़रिए लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये फ्रीक्वेंसी कर्व है और ये फ्रीक्वेंसी कर्व भी यही शो कर रही है कि ये यहाँ पर देखें सेंटर में इसकी पीक बन रही है और बाकी दोनों साइडों पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये एक मॉडरेट क्लास का डेटा है। तो ये देखें एक और मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ली है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम ली है और उसके ऊपर इसको स्मूथ किया गया है। तो ये भी एक एवरेज किस्म की क्लास है, ये बीच में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लेकिन जब आप इसको स्मूथ करते हैं तो इट शोज़ कि ये एक एवरेज किस्म की क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स की हाइट्स जो है वो मैक्सिमम हाइट्स जो है ना उनके सेंटर्स में यहाँ पर फॉल कर रही है। 65 से लेकर तकरीबन 72 के दरमियान मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। बहुत टालर स्टूडेंट्स भी बहुत कम हैं और शॉर्टर स्टूडेंट्स का डेटा भी बहुत कम है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। जब आप अपने किसी डेटा का जो एग्जांपल्स आप करेंगे उन एग्जांपल्स की आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है उस तरह की ही बने, वो डिफरेंट टाइप्स की बन सकती है। जैसा डेटा होगा उसके मुताबिक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्टोग्राम बनेगी। तो जैसे यहाँ पर है आप इसको देख लें, यहाँ पर अगर आप इसको स्मूथ कर लें तो ये देखें ये राइट साइड पे ये स्क्यूड है और ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे स्क्यूड है। अगर इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना वो ड्रा करते हैं तो ये देखें इस तरफ ज़्यादा डेटा आ रहा है और इस तरफ कम डेटा आ रहा है। तो सपोज़ ये मार्क्स का डेटा अगर होता तो ये मार्क्स का डेटा अगर है तो इसका मतलब ये है कि शुरू में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है। तो इसका मतलब ये एक वीक क्लास है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉल कर रहे हैं इधर यहाँ पर
और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा 75% 80% स्टूडेंट्स तो यहाँ पर फॉल कर रहे हैं, बिलो 60 और 50। तो इसलिए ये एक वीक क्लास का डेटा शो कर रहा है। और इसी तरह अगर ये क्लास का डेटा मार्क्स का डेटा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि अगर एज्यूम कर लें ये मार्क्स का डेटा है तो ये शुरू में तादाद कम है और जैसे जैसे आगे जाते हैं मतलब मार्क्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है। तो ये एक बेस्ट क्लास का डेटा है। तो यहाँ पर आप देखें ये हिस्टोग्राम है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक से ज़्यादा पीक बनती हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जिस तरह से ये मैथमेटिकल क्लास होती है, स्टैटिस्टिकल क्लास होती है, उसमें आमतौर पर इस तरह का डेटा शो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फुली अचीव कर लेते हैं तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी कि ज़्यादा ग्रेडिंग वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है और जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद होती है। तो इस तरह से ये हो सकता है कि जब आप कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप उसकी हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वो इस शेप की भी बन सकती है। तो ये आप देख लें, यहाँ पर इसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर दो मोड बन रहे हैं, यानी कि दो पीक बन रही हैं, इसको बाई मॉडल डेटा या मल्टी मॉडल डेटा कहते हैं। तो इसके अलावा ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम हैं। जैसे आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप उसमें देख लेंगे कि ये डिफरेंट हैं। और इसमें ये देखें, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पर देखें, इसके ऊपर कर्व ड्रा करें तो ये एक जे शेप बन रही है यहाँ पर, और ये नेगेटिवली जे शेप बन रही है या रिवर्स जे शेप, ये देखें इस तरह। और ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये एक राइटली स्क्यूड यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे शुरू में डेटा कम आ रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये तादाद बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स की कह लें या कोई भी डेटा कह लें कि अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पे तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, यहाँ पर अगर इसकी आप शेप बनाएंगे तो ये यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है और ये भी बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने यहाँ पर देखना है कि जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो मिड पॉइंट होता है या क्लास मार्क्स इसको कहते हैं, और दूसरी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। इसमें भी आपने इसी तरह से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी आपने उसी तरह से स्केलिंग करनी है, लेकिन एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे आपने मिड पॉइंट ले लेने हैं। तो जब आप इस पे एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट ले लेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये 34.5 45.5 एंड सो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख लें। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि 34.5 पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आपने 34.5 के सामने यहाँ पर आपने ये 2 जो है ये आपने लगा लेना है। 2 के सामने आपने यहाँ पर आप के पास ये पॉइंट आ रहा है, तो इस जगह पे तकरीबन आपने ये अपना पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो आपने 44.5 के सामने ये 7 आ रहा है तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से 54.5 पे ये तकरीबन 10 आ रहा है, 64.5 पे ये 21 आ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने ये पॉइंट्स जो है वो एलोकेट कर लेने। फाइनली आपने ये देखना है कि जितना डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक इन दो 34.5 से 44.5 तक रखते हैं उतना डिस्टेंस यहाँ पर आपने इधर रख लेना है और यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर इस तरफ रख लेना है। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पर आपने इस लाइन को ज्वाइन करना है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद आपने इसको करना है। ये यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट इसको करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसके साथ करना है। और ये देखें आप इस तरह इसको मिला लेंगे तो फाइनली ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि आप ये भी एक ग्राफिकल वे है डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये देखें मैक्सिमम पीक कहाँ पर बन रही है। तो ऑन द एवरेज ये यहाँ पर ये कितना 64 के, तो आप ये देखें कि 64 पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये 60
वाले हैं, 60 और 70 के दरमियान जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक बन रही है। तो ये है, और उसके ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी कम है और उससे कम लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी कम है। तो अब आप इसमें देख लें कि यहाँ पर ये देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये मैंने दोबारा उसी को लिखा और इसके ऊपर हम जो है ना ये देखें इसको स्मूथ कर रहे हैं डेटा को। तो ये देखें ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व डाल रही है, तो ये आपको ये भी वही चीज़ शो कर रही है। ये जस्ट स्मूथ करने के लिए हम जो है ना इसको, ये जो बीच में मतलब इस तरह से आ रही हैं, ये टेढ़ापन आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्मूथ कर रहे होते हैं। तो ये हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बता रही होती है। तो ये हमें यही शो कर रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डेटा या ज़्यादातर डेटा जो है वो किस जगह पर फॉल कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये अपने मरकज़ में, सेंटर में डेटा बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है। और इसी तरह कोई और आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से आप जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो हो सकता है ये जो इस तरह की मतलब ये शेप बन रही है, ये यहाँ पर राइट साइड पे इस तरह से बन रही हो, या यहाँ पर शुरू में इस तरह से ये यहाँ पर पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इस तरह से बन जाए, या हो सकता है कि ये इस तरह से बन जाए, शुरू में जो है वो कम हो और बाद में ज़्यादा हो। अच्छा, ये देख लें इस तरह की शेप्स बन सकती हैं। शेप ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप जब उसको स्मूथ करेंगे पॉसिबल है ये बिल्कुल इस तरह जैसे अभी हमने किया है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का बन जाए, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड मतलब आ रहा है ग्राफ, वो आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगेव। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगेव में जो आपको चीज़ चाहिए होती है उसमें आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो ये दो याद रखना है कि आपने अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो भी होगा, मेक श्योर कि आपके पास आप उसमें से सबसे पहले जो चीज़ क्रिएट करेंगे वो क्या होगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो उसके बाद नेक्स्ट आपने उसी तरह से स्केलिंग करनी है, लेकिन यहाँ स्केलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो किस बेस पे होगी कि जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ये यहाँ पर मैक्सिमम आपने यहाँ पर इसको देखना है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है। तो ये 60 है, तो ये 60 को के डिफरेंट पीसेस बनाए हुए हैं, 60 को इक्वली डिवाइड किया हुआ है, 60 to 70 इसने ले लिया है यहाँ पर। तो आप ये यहाँ पर 10-10 का डिस्टेंस लिया हुआ है, आप 5-5 का भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ये आप पर है कि आप उसको इक्वली बस डिवाइड करना है, स्केलिंग करनी है। ये आप मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में मिडिल क्लासेस और मैट्रिक वगैरह में हम पढ़ चुके हैं कि ये आपने स्केलिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब आपने क्या लेना है कि अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है। तो ये अपर क्लास बाउंड्रीज जब यहाँ पर आप लेंगे तो ये देखें अपर क्लास बाउंड्रीज में आप ये देखें 39.5 है, उसके बाद 49.5 है। तो ये 39.5, 49.5, 59.5 सारी अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ये देखें लोअर को हमने छोड़ दिया है, हम सिर्फ इस तरफ वाली ले रहे हैं। ये लेंगे, ये लेंगे और इसी तरह से ये वाली क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ तक ली है, और उसके बाद जितना डिस्टेंस इन दो के दरमियान हमने रखा है उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पर ये इस जगह पे रख लेना है। तो यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद आप ये जो 39.5 पे आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आपने यहाँ पर इसको यहाँ पे 2, ये देखें 10 का इंटरवल है, तो ये 2 तकरीबन यहाँ तक बनेगा, ये यहाँ तक। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट बनता है 49.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो ये तकरीबन ये 9 पे जो है ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये बन गई। तो आपने इस तरह से ये पॉइंट लगा लेने हैं। उसके बाद 59.5 पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनती है 19। तो ये 59.5 पे जो फ्रीक्वेंसी में अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, ये तकरीबन यहाँ पर आ रही है। उसके बाद 69.5 पे ये फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कितनी आ रही है, या यहाँ पर तकरीबन 40 ये आ रही है, ये 40 ये देख लें, यहाँ पर 69.5 पे ये 40 आ रहा है। उसके बाद कितना आ रहा है, ये 79.5 पे ये 51 आ रहा है, तो ये 51 तकरीबन यहाँ पर होगा। ये आपने ये यहाँ पे करने। उसके बाद 89.5 पे आप देख लें, और 89.5 पे ये 57 आ रहा है,
तो ये यहाँ पे तकरीबन आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं लगा रहा हूँ। इसी तरह से 99.5 पे देख लें तो ये 60 आ रहा। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे? यहाँ से इसको यहाँ तक, फिर इससे इसको यहाँ तक, फिर इससे यहाँ तक, फिर इससे इस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देख लें, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये वाला पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है, और इसी तरह से नेक्स्ट ये यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर आ रहा है। ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगेव इसको कहते हैं, और ये आपकी बन गई है। और आप ये देख रहे होते हैं कि ये कब आप इस्तेमाल करते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये आप जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो फाइनल जब एंड पे जब मैच ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप देखें कि दोनों टीमों को कंपेयर करने के लिए ये वाला ग्राफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ किया जाता है, और उसमें पता चल जाता है कि ये कौन सी टीम जो है ना वो जीती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा मैच नहीं देखा और फाइनली आप ये वाले ग्राफ देखते हैं, तो एक ग्राफ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से है, एक टीम का यहाँ पर है और सपोज़ दूसरी टीम का जो है ना वो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक दूसरी टीम है और वो अपना जो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये सपोज़ नेक्स्ट टीम का ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो आप देखें कि ये देखें यहाँ पर, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है, ये वाली जो टीम है, ये टीम जो है फाइनली बिल्कुल आखिर में यहाँ पर जीत गई है। तो ये कंपैरिजन पर्पस के लिए जो है ये आमतौर पे रियल लाइफ में ये वाला ग्राफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इसके ज़रिए हम ग्राफिकल वे में हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें मोड और दूसरे डिफरेंट मेजरमेंट्स जो है ना इसके ज़रिए ग्राफिकल वे में से निकालते हैं। क्वार्टाइल्स वगैरह जो है ना या जितने भी परसेंटाइल्स वगैरह होते हैं वो इसके ज़रिए हम ग्राफिकली जो है वो निकाल सकते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। एक और इसकी यूजेज जो है ना वो ये है कि सपोज़ कोई आपसे पूछता है कि यार 70 से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसके बजाय कि आप यहाँ पर ये सारे काउंट करके और उसको बताएं, आप फ़ौरन आप उसके सामने देखते हैं तो ये 40 आपको बता देता है कि जी 40 हैं, 40 स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स बिलो 70। इसी तरह से मतलब ये बिलो के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ये 59.5 से बिलो 19 है, इसी तरह से 89.90 से बिलो 57 है, और 80 से बिलो 51 है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो 51 ऑब्टेन द मार्क्स बिलो 80। तो इस तरह से जस्ट 9 स्टूडेंट्स जो है वो ए ग्रेड वाले यहाँ पर बनते हैं। तो ये इसकी यूजेज हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मतलब टॉपिक है वो है डिफरेंट चार्ट्स। अच्छा, डिफरेंट चार्ट्स में आपने क्या करना है? चार्ट्स में जो आपने स्टडी करना है वो सबसे पहले है सिंपल बार चार्ट है, पाई चार्ट है, उसके बाद मल्टीपल बार चार्ट है, और उसके बाद स्टैक बार चार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम सिंपल बार चार्ट की तरफ जाते हैं। तो सिंपल बार चार्ट जो है वो हमें क्या करता है? फॉर एग्जांपल हमने एक या रीज़न वाई ट्रेवल, यानी कि लोग क्यों जो है ना वो ट्रेवल करते हैं, ये एक एग्जांपल ली हुई है। द फॉलोइंग डेटा आर बेस्ड ऑन द सर्वे फ्रॉम अमेरिकन ट्रेवल सर्वे ऑन वाई पीपल ट्रेवल, कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ फॉर द डेटा एनालाइज द रिजल्ट। तो यहाँ पर ये देखें कि पर्पस ऑफ द ट्रेवल, ये पर्सनल बिजनेस, विजिट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वर्क रिलेटेड और लेयर्स, यानी कि सैर व तफरी के लिए जो लोग जा रहे हैं, उसमें जो तादाद आ रही है जिन लोगों की वो तादाद लिखी हुई है यहाँ पर। ये देखें 146 है, 330 है, 229 है। तो इस तरह का जो डेटा होता है कि आपके मतलब एक सिंगल एस्पेक्ट को आप देख रहे होते हैं, जस्ट मतलब नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं और वाई दे ट्रेवल। ठीक है, इस तरह का होता है। या फॉर एग्जांपल डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, 8-10 फैमिलीज़ हैं और उनका जो है मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो फैमिली है BCDEFGHIJ के ये वाली फैमिलीज़ और उसके सामने उसके एक्सपेंडिचर हैं। तो आप इसको अगर ग्राफ के ज़रिए शो करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू को देखना है। यहाँ पर ये 330 है, इसके बेस पे आपने ये स्केलिंग कर लेनी है। और इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ ट्रेवलर्स जो है वो वाई एक्सिस पे हमने लिए हुए हैं, और ये जो पर्सनल बिजनेस वगैरह हैं यहाँ पर ये देखें कि आपने ये किस पे लेने हैं। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिखना है, ये यहाँ पर
इसी तरह से ये यहाँ पर आपने लेना है और इससे रिलेटेड ये यहाँ पर लेना है और इसके बाद यहाँ पर ये। तो ये एक्स एक्सिस पे आपने ये पर्पज़ ऑफ द ट्रैवल लिया और वाई एक्सिस पे इनकी तादाद ली है, फ्रीक्वेंसी ली है। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर ये देखें कि 146 जो है ये 146 कहाँ पर आ रहा है, ये देखें 150 यहाँ तक है, तो ये 146 यहाँ तक एक बार जो है ना वो बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, ये 330 बनेगा, तो ये 330 ये नेक्स्ट जो है ना सबसे पीक वाला ग्राफ होगा, तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट को देखें तो ये यहाँ पर कितना आ रहा है 225, तो ये 225 तक आपने ये बना लेना है ये ग्राफ, तो ये बिल्कुल सेपरेट होगा, ये यहाँ पर तक आ रहा है। तो आप सिंपल बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्टोग्राम में ये जो बार्स होते हैं, ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये वाले बार्स होते हैं, ये बार्स जो है ये आपस में जॉइंट होते हैं, यानी कि इनके दरम्यान कोई गैप नहीं होता है, जबकि सिंपल बार डायग्राम में ये अलग अलग लिखे होते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो मैच के दौरान ये जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पर नेम मेंशन होते हैं और इस वाई एक्सिस पे उनका जो स्कोर होता है वो मेंशन होता है, तो वो सेपरेट होता है हर एक का। तो वो सिंपल बार डायग्राम है, वो हिस्टोग्राम से नहीं शो कर रहे होते हैं, वो सिंपल बार डायग्राम के ज़रिए शो कर रहे होते हैं। तो ये आपको जो है इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें सिंगल एस्पेक्ट होता है, आप उसको सिंपल बार डायग्राम के ज़रिए शो कर सकते हैं। रिकंसिडर द प्रीवियस डेटा, कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट फॉर द डेटा, एनालाइज द रिजल्ट्स। तो आप इसमें यहाँ पर देखें कि ये नंबर ऑफ़ जो ट्रैवलर हैं और यहाँ पे पर्सनल बिजनेस और ये सारा मतलब पिछला ही डेटा है। तो आप इसमें सबसे पहले एंगल कैलकुलेट करेंगे, और एंगल आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इस सब का टोटल कर लेना है। जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ गया 1000, तो आपने क्या करना है 146 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 360, क्योंकि टोटल जो है ना 360 डिग्री होते हैं, तो आपने 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये 52.56 डिग्री जो है ना ये यहाँ पर आ रहा है, इसको हम डिग्री में मेंशन करते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा डेटा ये डिग्रीज में होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये भी होगा, और ये यहाँ पर ये देखें ये डिग्रीज में डेटा होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये 52.56, इसी तरह से ये 330 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 360, और ये सारे जब बनाए, अब इनको जब हमने टोटल किया तो ये देखें 360 है। तो 360 डिग्रीज में से जो जितना हिस्सा जो है वो पर्सनल बिजनेस को, विजिट फ्रेंड्स को मिला, वर्क रिलेटेड और लेयर्स जितने भी मिले हैं, तो वो ये आपके सामने जो है ना ये एंगल है। जब एंगल आप बना लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है ना वो पाई चार्ट बनेगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने दोबारा उसको सिर्फ अब एंगल्स को लिखा है, यहाँ पर ये पर्पस है, और उसके सामने ये जो एंगल बने हैं वो एंगल्स बनाए गए हैं, और इसको हमने शो करना है पाई चार्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले आपने इस तरह से आपने बना लेना है, अपना ये सर्कल बना लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर किसी भी जगह, बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर आपने लाइन रख के इधर एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर ये वैसे आपको शो करके दे रहा हूँ कि ये यहाँ तक आपने एक लाइन खींचनी है, इसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर रखना है, इस तरफ भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। आप यूं से यूं भी जा सकते हैं या इधर से यूं भी आ सकते हैं, और इसके ऊपर जब आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे तो उसके ऊपर जितना डिग्री आते हैं, ये 52.56 जितना डिग्री आया, तो उस हिसाब से आपका ये जो है पीस एक बन गया है। ये यहाँ पर देखें 52.56 का एक पीस बना है, और इसने मतलब प्रोटेक्टर को रिवर्स साइड पे नीचे की तरफ रखा है, तो 118.8 डिग्री जो है ना ये बन गया। तो ये देखें ये इस तरह से उसने यहाँ पे कट किया है, इस जगह पर उसने प्रोटेक्टर को इस तरफ रखा और 118.8 पे उसने कट किया और यहाँ से एक लाइन खींची, और ये आपका हिस्सा आ गया। और इसको आपने डिफरेंट शेड दे देने हैं, या लाइनें डिफरेंट लाइंस के ज़रिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये थर्ड वन जो है ना ये 81 है, और फोर्थ वन जो है ना आपका 170.64। तो इसी तरह से आप ये जो क्रिकेट मैच होता है उसमें भी जो प्लेयर्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप पाई चार्ट के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम के ज़रिए भी शो करते हैं और पाई चार्ट के ज़रिए भी शो करते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल डाटा होता है और आप उस सिंगल एस्पेक्ट को आप पाई चार्ट या बार डायग्राम के ज़रिए शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आ रही है वो है मल्टीपल बार चार्ट।
इसके बारे में ज़रा गौर से सुनिएगा। मतलब इसको डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा डेटा को इकट्ठे आपने अगर शो करना है तो उसको आपने मल्टीपल बार चार्ट के ज़रिए शो करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे यानी कि आप जिसको कहते हैं मतलब स्पेसिफिकली ये जो मल्टीपल बार चार्ट मतलब बनाया गया है वो किस चीज़ के लिए है कि ये ऐसे केसेस जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है, जहाँ पे मतलब उन दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की इकट्ठे एस्पेक्ट्स को आप टोटल नहीं कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बर्थ्स और डेथ्स यानी कि किसी टाउन में या किसी प्रोविंस में इस महीने में कितनी बर्थ्स हुई और कितनी डेथ्स हुई, हम इनको टोटल नहीं कर सकते हैं कि ये टोटल कितना है, टोटल नहीं हो सकता। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि बर्थ्स इतनी डेथ्स इतनी। इसी तरह से इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एड अप करके किसी को नहीं बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की इंपोर्ट है, इतनी एक्सपोर्ट है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन चल रहा होता है। तो जब इस तरह का कंपैरिजन चल रहा होगा तो उसको आपने मल्टीपल बार चार्ट के जरिए ही शो करना है। ये दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को इकट्ठे शो करना होता है। यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये जो डेटा है ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आइसक्रीम सेल्स कंपेयर द यूजिंग बार डायग्राफ। तो ये यहाँ पर आप देखें कि सितंबर और अक्टूबर में जो आइसक्रीम्स जो है ना ये बिकी है, इसका जो है वो डेटा है, उस डेटा को आपने कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन जो चल रहा है, इस कंपैरिजन को आपने कैसे शो करना है, इसके लिए भी आपने उसी तरह से मल्टीपल ये आपने स्केलिंग करनी है। और स्केलिंग किस बेस पे करेंगे, आप इन दोनों डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, आप यहाँ पर देखें ये 600 है, तो ये इसके बेस पे, ताकि ये भी कवर हो जाए तो इसके बेस पे आपने ये स्केलिंग बना लेनी है। ये सारी इक्वल्स मतलब डिस्टेंस है, ये यहाँ पर ये स्केल बना लेना है। और इस तरफ आपने ये वीक 1 लिया है और इस तरफ यहाँ पर ये देखें वीक 1 आ गया है और इस तरफ भी यहाँ पर वीक 1 है। ये वीक 1 2 और 3 4 ये चारों आपने यहाँ पर शो करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि वीक 1 में सितंबर में जो सेल आई है वो कितनी है, वो 600 की सेल आई है। तो ये एक ग्राफ जो है ना वो यहाँ। अब आपने ये वाली जो सेल है अक्टूबर वाली सेल, ये 400 की वीक 1 में ही इसके बिल्कुल पैरेलल आपने साथ जो है वो बना लेनी है। ये देखें, तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि वीक 1 में सितंबर में जो सेल आ रही वो 600 की आई है, जबकि अक्टूबर में 400 की सेल हुई है। और इसी तरह से वीक 2 में देखें ये 500 है और 200 है, बहुत कम है उसके मुकाबले में। इसी तरह से 400 है और 100 है वीक 3 में, और इसी तरह से वीक 4 में 300 है और यहाँ पर 100 है। तो आप यहाँ पर ये देखें, ये कंपैरिजन हो रहा है ये दोनों का, सितंबर और अक्टूबर का। तो ये जब पैरेलल कंपैरिजन हो रहा होता है दो या दो से ज़्यादा डेटा को, तो आप उसको मल्टीपल बार चार्ट के जरिए ही शो करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें मल्टीपल बार चार्ट, ये एक और वैसे डेटा शो किया हुआ है कि 3 डेटा हैं, तो फिर उसको कैसे शो कर रहे हैं। ये देखें डे 1 डे 2 और डे 3 का ये मतलब पीछे डेटा है यहाँ पर। तो इस डेटा को आप देखें, ये मुख्तलिफ डेटा हैं, डे 1 डे 2 और डे 3। तो ये यहाँ पर ये स्क्वाश है, इसी तरह से ये कॉर्न वगैरह कैरेट्स वगैरह, ये सारा इस डेटा को आप देखें कि ये मल्टीपल बार चार्ट जो है उसके ज़रिए शो किया गया है। तो इसके बाद जो लास्ट हमारे पास चार्ट आता है वो स्टैक बार चार्ट आता है। अच्छा, ये स्टैक बार चार्ट कब कैलकुलेट करते हैं, इसमें उस वक्त किया जाता है कि जब आप ऐसी चीज़ से वास्ता पड़ रहा हो कि जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बन रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर को लिया और ये स्टूडेंट्स लिए हैं असद, उमर, अहमद, कामरान, ताहिर, फाहद। इनका जो है वो किराया है वो 4000 है। इसका असद का, इसके जो फूड के एक्सपेंस आ रहे हैं खाने पीने के वो 3500 आ रहे हैं। ट्रैवलर इसके ट्रैवलिंग पे 2000 आ रहा है। स्टेशनरी पे इसका 1000 आ रहा है और मिसलिनियस डिफरेंट मतलब मुतफर्रक अशिया जो होती हैं उसमें 2500 रुपया आ रहा है। और इसका महीने का 13000 ख़र्चा आ रहा है इस स्टूडेंट का। इसी तरह से उम्र का जो है ना 15900 आया है और इसी तरह से अहमद का 12700 आया है। और ये सारी चीज़ों पे डिफरेंट टाइप्स में ये ख़र्च कर रहे हैं। अब ये देखें कि ये चीज़ टोटल हो सकती है, यहाँ पे टोटलिंग हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया
कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आप टोटल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मल्टीपल बार चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पे कंपोनेंट बार चार्ट, इसको कंपोनेंट बार चार्ट भी कहते हैं, स्टैक्ड बार चार्ट भी कहते हैं। तो स्टैक्ड बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ऐड अप होके एक चीज़ बनती है जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि टोटल एक्सपेंस कितने आए हैं और उसमें ये आइटम्स पे कितने आए। तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं और उन डिफरेंट आइटम्स को सम अप किया जाता है। तो इसको आपने शो करना है, तो इसको कैसे शो करेंगे, इसमें आपने हाईएस्ट वैल्यू को देखना है 20,000। तो 20,000 के बेस पे आपने यहाँ इसकी ये जो स्केलिंग कर लेनी है, आपने 20,000 को ये देखें 5-5 हज़ार के जो है ना ये स्केलिंग की है। और इस तरफ आपने यहाँ पर ये देखें असद को लिया और उसके बाद उमर को लिया, उसके बाद अहमद को लिया, उसके बाद कामरान, उसके बाद ताहिर और उसके बाद फ़हद को लिया। तो अब इसको जो है आपने यहाँ पर शो करना है। तो आपने ये शो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इसको ये शो करेंगे कि ये देखें असद का 4,000 का यहाँ पे ये तकरीबन असद पे यहाँ पर तकरीबन इस जगह तक जो है ये 4,000 आएगा। तो ये देखें 4,000 यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब आता है, आपने इस 4,000 में 3500 को ऐड करना है और ये 7,500 आ जाएगा जो तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। तो आपने उसमें मज़ीद ऐड करके ये 7,500 बना लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें 7,500 में 2,000 मज़ीद ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9,500 जो कि यहाँ तक आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। आपने इसको यहाँ तक मज़ीद एक बार इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आपने 1,000 मज़ीद ऐड करना है तो ये देखें 10,000 बन जाएगा। 10,500, 9,500 में 1,000 ऐड किया, 10,500, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। और इसके बाद 2,500 ऐड किया तो ये 10,500, तो ये तकरीबन 13,000 पे आ जाएगा। और ये देखें आप यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो ये यहाँ तक आ रहा है। ये देखें 15,000 है तो ये यहाँ 13,000 पे आ गया। तो ये शो हो गया है असद का डेटा। और इसी तरह से आप बाकी उमर का डेटा भी शो कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको शो कर सकते हैं अहमद का। और इसी तरह से फ़हद का डेटा भी शो कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास ये सब का डेटा शो हो गया और उसमें उसके कंपोनेंट्स भी शो हो गए और ये ग्राफिकल वे है एक तरफ से। तो आप यहाँ पर देखें तो इस पे ये टाइम टेकन है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जबकि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये फ़ौरन बंदा पिक कर लेता है कि मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो किसके हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो ताहिर के हैं वो इसके किराए पे जा रहे हैं, यानी कि जो फेयर अपने मकान का किराया वगैरह दे रहा है तो उस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस इसके आ रहे हैं। सबसे कम एक्सपेंस जो किराए पे जा रहे हैं वो अहमद के जा रहे हैं। ठीक है। और इस तरह से अगर आप ये देखें तो उमर का और ये 4,000 है और उमर और ताहिर का यहाँ पर ये 4,000 और ये 4,000, ये देखें ये किस चीज़ पे आ रहा है, फूड पे, ये तकरीबन बराबर है। तो इस तरह आप एक एक कंपोनेंट को जो है ना हिसाब लगा सकते हैं, कोई किस चीज़ पे कितना खर्च कर रहा है। तो ये आपको ये यहाँ पर ये साथ साथ ये आपको बता भी रहा है कि मिसलिनियस ये चीज़ है, स्टेशनरी ये चीज़ है, यानी कि ताहिर का रहन सहन मतलब इसमें देखें कि ये ज़्यादा किराया है, सारा कुछ है, लेकिन ये स्टेशनरी पे बहुत कम खर्च कर रहा है। ठीक है, मतलब ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं लग रहा है। तो ये इससे ये चीज़ें जो है ना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब स्टडी पे जो ख़र्च कर रहा है वो कामरान कर रहा है। यहाँ पर ये देखें इसका सबसे ज़्यादा ख़र्च हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब पेपर में या इस तरह से पूछी जा सकती हैं। ये बहुत छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, ये तो मतलब 4th 5th 6th 7th के जो है ना ये ग्राफ हैं, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब आपके लेवल के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी आप लोगों ने ये करना है और इसमें से पूछा जा सकता है।